आई थिंक लोगों को लॉन्ग टर्म के लिए सोचना चाहिए। इंडिया एक उभरता हुआ सितारा है। इमर्जिंग मार्केट में इस समय सबसे स्ट्रॉन्ग स्टोरी इंडिया की ही है। एंड कंसिस्टेंटली हम लोग मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में हम लोग देख रहे हैं इंडिया में, ना कि सिर्फ डोमेस्टिक बट एक्सटर्नल बाहर से इन्वेस्टमेंट कितना आ रहा है। सो उसमें से आपका एक पोर्शन होता है टीईआर का, Yeah. कि आपका जो फंड है उसका ट्रैकिंग, उसका एक्सपेंस रेशियो कितना है। अगर लेट से 2% का डिफरेंस था और 1% आपके इंडेक्स फंड की कॉस्ट है, तो आपका इंडेक्स फंड टिपिकली हमेशा 1% से अंडर परफॉर्म करे। तो देर आर फंड्स विद इन ईएलएसएस जो कि लार्ज एंड मिड कैप सेंट्रिक हैं, आपका स्मॉल कैप टिपिकली ऑन द लोअर साइड है। देर आर रिसेंटली इंडेक्स फंड्स लॉन्च जो कि 50-50 लार्ज एंड मिड में इन्वेस्ट करते हैं। देन देर आर फंड्स जो कि मोस्टली लार्ज कैप में करते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर आपकी एज प्रोफाइल ज़्यादा है, सो आई सजेस्ट अ फंड जो थोड़ा लार्ज कैप हैवी हो, मिड कम हो और स्मॉल कैप ऑलमोस्ट ना के बराबर हो। जैसा ये स्ट्रक्चर्ड है, फ्लेक्सी कैप फंड जो कि लार्ज कैप टिल्टेड है टिपिकली, उसका रिस्क थोड़ा सा ऑन द लोअर साइड रहेगा, Yeah. बट परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेशन ओवर द लॉन्ग रन भी मल्टी कैप के मुकाबले थोड़ा सा म्यूटेड हो सकता है। तो सबसे पहले निवेशक क्या चाहता है? सबसे पहले निवेशक चाहता है कि मुझे मार्केट के रिटर्न्स मिले। मैं एक साइकी की बात कर रहा हूँ कि यार मुझे स्मॉल कैप बहुत बड़ा है, स्मॉल कैप के रिटर्न्स बने, मिड कैप्स बहुत बड़ा है, मुझे मिड कैप करे। तो पहले उसे सेगमेंट चाहिए, देन उसे आउट परफॉर्मेंस चाहिए जो परफॉर्म नहीं। बट आई थिंक सी आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट जानना है कि आप एक क्वालिटी वाले क्षेत्र में या क्वालिटी वाले पोर्टफोलियो में इन्वेस्टेड है। इफ यू थिंक कि एक आपका पोर्टफोलियो क्वालिटी कंपनी से बना हुआ है एंड जो भी आपका करेक्शन आया है या फिर डाउनफॉल आया है वो एक टेम्पररी है, राइट? वीडियो शुरू करने के पहले एक क्विक रिमाइंडर, ये वीडियोस प्योरली एजुकेशनल पर्पसेस के लिए हैं। ये हमारे तरफ से किसी भी तरीके की रिकमेंडेशंस नहीं है, इसलिए हमेशा खुद की रिसर्च करें और वो चॉइस लें जो आपके लिए बेस्ट हो। हेलो एवरीवन, मेरा नाम नम्रता अरोरा है एंड वेलकम बैक टू म्यूचुअल फंड्स की बात। म्यूचुअल फंड्स की बात में हम ग्लोबल और इंडियन इकोनॉमिक कंडीशंस, स्टॉक मार्केट्स, कमोडिटीज, म्यूचुअल फंड्स, इन सब के बारे में बात करते हैं और हर एपिसोड में वी गेट अ वेरी रिनाउंड पर्सनालिटी फ्रॉम द म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री। तो आज हमारे साथ है मिस्टर सिद्धार्थ श्रीवास्तव, हु इज द हेड ऑफ ETF प्रोडक्ट्स एट मिरे Asset AMC. He has more than 12 years of experience in the field of financial services and stock markets. He has been associated with Mire Asset Investment Managers India Private Limited from 1st Jan 2020 till date, with overall responsibilities of leading passive investment products. He has been associated with Mire Asset Global Investment India Private Limited from 17th October 2018 to 31st December 2019, with overall responsibilities of leading passive investment products of the company. Prior to this assignment, he was Senior Manager at NSE Indices Limited from September 2014 to October 2018 and was associated as Senior Associate at Morgan Stanley Capital International from November 2010 to August 2014. Hello everyone and welcome back to Mutual Funds Ki Baat. Thank you so much for joining us again in this wonderful episode that we have lined up for you. तो आज हमारे साथ है Mr. Siddharth Srivastava, who is the head of ETF products at Mire AMC. Hi Siddharth and welcome to Mutual Funds Ki Baat again. We are so glad to have you here with us today. Hi Namrata, equally glad to be here. वंडरफुल। सो सिद्धार्थ, हमने आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चंस लाइन अप किए हैं। ये ज़्यादातर क्वेश्चंस हमारे ऑडियंस से ही आते हैं। सो लेट्स सी, यू नो, आई एम श्योर आवर ऑडियंस आर गोना हैव अ वंडरफुल लर्निंग एक्सपीरियंस आफ्टर दिस एपिसोड। तो आई थिंक सबसे पहला सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि हम सबको पता है कि इन्फ्लेशन एक काफ़ी पेन पॉइंट रहा है हम सबके लिए, लेकिन हम अब देख रहे हैं कि इन्फ्लेशन थोड़ा ईज आउट हो रहा है, लेकिन अब जो है एक्सपोर्ट कॉस्ट भी बढ़ रहा है बिकॉज ऑफ द रेड सी क्राइसिस। यू नो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो गवर्नर हैं मिस्टर शक्तिकांता दास, उन्होंने बोला है कि इंडियन इकोनॉमी इज एक्सपेक्टेड टू टच अ रियल GDP ग्रोथ ऑफ 7% इन द नेक्स्ट यू नो फिस्कल ईयर। तो आपके ओपिनियन में क्या इसकी इन्फ्लेशन ईज आउट हो रहा है, क्या इसकी वजह से इंडियन इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा, क्या स्टॉक मार्केट्स अच्छा करेंगी, या फिर ये रेड सी क्राइसिस की वजह से दोबारा ग्लोबल इकोनॉमी पे इम्पैक्ट होगा? सो नम्रता, जहाँ तक इन्फ्लेशन की बात है, इन्फ्लेशन जैसा आपने मेंशन किया रीजनेबली कंट्रोल में दिख रहा है। फूड इन्फ्लेशन में हमने स्पाइक देखा दिसंबर के नंबरों में, बट अगर मैं कोर इन्फ्लेशन देखूं और बाकी अंडरलाइंग पैरामीटर्स देखूं तो इन्फ्लेशन काफ़ी कुछ कंट्रोल में है। सो नियर फ्यूचर में ऐसा लग तो नहीं रहा है कि इन्फ्लेशन से कोई भी इशू आने वाला है जिससे मार्केट
में हलचल बढ़ जाए या डिरेल हो जाए, जो हम लोग एक फिनोमिनल जर्नी देख रहे हैं मार्केट Yeah. की एक सिंगल डायरेक्शन में। Yeah. एंड या आई थिंक ऑब्वियसली हम लोग काफ़ी बात कर रहे हैं आजकल वैल्यूएशंस की भी। Yes. सो आई थिंक ज़्यादा निर्भर करेगा कि जो अर्निंग्स एक्सपेक्टेशंस हैं कंपनियों से वो कैसी आती हैं इस क्वार्टर में। सो उस पर थोड़ा बहुत आई थिंक मार्केट कैन बी बिट वॉलेटाइल, बट उसके अलावा मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, आपके हाई फ्रीक्वेंसी डेटा, इन्फ्लेशन, everything looks under control. In fact, macroeconomic indicators and GST collections etc. Yeah. काफी अच्छे आ रहे हैं consistently. So as of now, near term में कोई concern नहीं है based on these data. Valuation though obviously is a different question, which obviously थोड़ा बहुत justify करना पड़ेगा companies को अपनी earnings growth दिखा करके। Yeah. But with budget around the corner, this being the election year, do you think थोड़ा volatility दिखेगा market में? सो जिस लेवल पे मार्केट है इस समय, वहाँ पे लोगों की उम्मीद जो होती है वो ऑब्वियसली बढ़ती जाती है, राइट। आपको चाहिए कि कंपनीज के नंबर भी अच्छे आए, इकोनॉमी के भी नंबर अच्छे आए, आपका जो बजट है वो भी थोड़ा सा प्रो बिजनेस आए। सो एंड थोड़े से भी कुछ चीज़ें अगर फेवर में नहीं होती हैं, जैसे रिसेंटली हम अभी अर्निंग नंबर्स देख रहे हैं स्पेशली बैंक्स के, एंड उसी वही सेंटिमेंट शेयर प्राइस में भी दिख रहे हैं। सो जब इस लेवल पे वैल्यूएशन पे अगर मार्केट रहता है, सो लोगों की एक्सपेक्टेशन काफी बढ़ जाती है कि हर चीज पॉजिटिव आएगी, एंड कुछ थोड़ा बहुत भी रुझान के अनुसार नहीं आता है, थोड़ा नेगेटिव आता है, तो लोगों के सेंटिमेंट्स इमीडिएटली अफेक्ट्स दी स्टॉक मार्केट एंड स्टॉक प्राइसेस। बट अगेन हम लोग इन्वेस्टिंग की बात कर रहे हैं यहाँ पे, राइट, म्यूचुअल फंड की बात कर रहे हैं हम लोग, इंट्राडे ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहे हैं एक्सेट्रा। सो आई थिंक लोगों को लॉन्ग टर्म के लिए सोचना चाहिए। इंडिया एक उभरता हुआ सितारा है, इमर्जिंग मार्केट में इस समय सबसे स्ट्रॉन्ग स्टोरी इंडिया की ही है, एंड कंसिस्टेंटली हम लोग मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में हम लोग देख रहे हैं इंडिया में, ना कि सिर्फ डोमेस्टिक बट एक्सटर्नल बाहर से इन्वेस्टमेंट कितना आ रहा है, एंड एक लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल स्टोरी है इंडिया। सो फिर ज़्यादा इसमें सोचना नहीं चाहिए कि वॉलेटिलिटी नियर टर्म में रहेगी कि नहीं रहेगी, बिकॉज आई होप एवरीवन इज इन्वेस्टिंग फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज वही एक इकलौता सही तरीका है इन्वेस्ट करने का। Sure, I completely agree. I mean, I asked you this because बहुत सारे लोग short term में थोड़ा they are worried कि short term में क्या होगा, क्या volatility होगी. But like you rightly said, it's not a short term game that we are playing here. So Yeah. fair enough. Okay. Siddharth, there's been enough spoken about small cap funds. I think small cap funds हमारे investors के काफ़ी favorite funds रहे हैं पिछले एक साल से. हम ये भी जानते हैं कि जो परफॉर्मेंस होती है स्मॉल कैप फंड्स की वो काफ़ी डोमेस्टिक इन्वेस्टर से ड्रिवन होती है. तो आपके ओपिनियन में आपको लगता है कि ये ट्रेंड कंटिन्यू होगा इन द स्मॉल कैप स्पेस इन टर्म्स ऑफ द परफॉर्मेंस? सो दो तीन चीज़ें देखने वाली हैं। एक तो ऑब्वियसली हमने पिछले एक साल डेढ़ साल में देखा है कि स्मॉल कैप और मिड कैप स्पेस काफ़ी तेज़ी से ग्रो हुआ है, एंड काफ़ी उसका रीज़न ये भी है कि एक डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट काफ़ी आ रहा है। जैसे आपने मेंशन किया, SIP बुक ओवरऑल मार्केट के अभी 17,000 करोड़ प्लस हो चुकी है, एंड अगर हम इन्फ्लोज की बात करें तो एक स्मॉल कैप में कंसिस्टेंटली काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लोज आ रहे हैं। लेकिन आई थिंक अगर मैं अर्निंग्स ग्रोथ भी देखूं पिछले लेट्स से 5 सालों में और सो, तो स्मॉल कैप में अर्निंग्स ग्रोथ भी है। आप एक ऐसे सेगमेंट की बात कर रहे हो जो कि कोविड से जस्ट पहले तक काफ़ी पिटा हुआ था, एंड उसके बाद हमने देखा है कि एक अर्निंग्स ग्रोथ भी आई है। Yeah. सो इसमें कोई दौराई नहीं है कि valuations are on the higher side. Higher side. But lot of earnings growth have also come in this segments, and there are pocket of opportunities also and pocket of overvaluations also. So इस टाइम पे जो भी स्मॉल कैप में आ रहा है उसको स्पेशली लॉन्ग टर्म माइंडसेट से आना चाहिए, बिकॉज हम लोग इसी चीज़ को पहले एनालाइज कर रहे थे कि ऐसे साइकिल में एंटर होने से क्या होता है। बिकॉज ये सवाल आजकल काफ़ी आ रहा है कि अगर ये मार्केट हाई है तो हमें इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। Yeah. आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, लेकिन आपको ये सोच के इन्वेस्ट करना चाहिए कि आप ज़्यादा रिटर्न तब बनाएंगे जब आप अगले मार्केट साइकिल जब हाई आता है वहां तक आप इन्वेस्टेड रहते हो। सो अगर आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन अभी के टाइम में 5 साल 7 साल का है, तो स्मॉल कैप में आप अभी भी SIP प्रेफरेबली
या फिर इवन लमसम की भी सोच सकते हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म में आपका एक्सपेक्टेशन थोड़ा मेलो डाउन होना चाहिए। ओके, सो विच मीन्स अगर मेरा टाइम होराइजन 2-3 साल 4-5 साल भी है तब भी मुझे स्मॉल कैप में उतना कंसिडर नहीं करना चाहिए, सो वी हम लोगों ने कुड वही देखा था कि आपका एक मार्केट पीक में हम लोगों ने 2014 देखा, 2017 देखा, इनफैक्ट 2007 का भी डेटा देखा। तो अगर आप टिपिकली सिर्फ 3 साल के होराइजन पे आ रहे हैं तो आपका रिटर्न्स काफी नीचे रहते हैं। लेकिन अगर आप 5 साल 7 साल के रह रहे हैं, जब आपकी नेक्स्ट पीक आ रही है, 2014 से 2017 एक पीक थी, फिर 17 के बाद अभी एक पीक आई है, तो आप पीक टू पीक रह रहे हैं तो आपको फिर भी अच्छे रीजनेबल रिटर्न्स बनते हैं। लेकिन अगर आपकी होराइजन से 2-3 साल का है, देन पॉसिबली आपको काफी सोच समझ के इन्वेस्ट करना चाहिए मिड या स्मॉल कैप स्पेस में। ऑलराइट, ओके। सिद्धार्थ, हम म्यूचुअल फंड्स में क्यों इन्वेस्ट करते हैं? क्योंकि हमें डाइवर्सिफिकेशन चाहिए रहता है एंड ऑब्वियसली इट्स अ बेस्ट वे ऑफ गेटिंग अ डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट। लेकिन समटाइम्स में लगता है कि ओवर डाइवर्सिफिकेशन ऑल्सो कुड बी अ प्रॉब्लम। सो आपके ओपिनियन में could having many stocks in the small cap portfolio, basically अगर small cap portfolio में over diversification है तो क्या उसकी वजह से आपके returns पे impact हो सकता है versus say a concentrated portfolio? नहीं तो फिर आप ये देखिए कि बहुत ही फोकस पोर्टफोलियो से आपका रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। Correct. अगर किसी एक फंड मैनेजर बहुत ही फोकस पोर्टफोलियो मैनेज कर रहा है, या फिर एक इंडेक्स बहुत ही फोकस पोर्टफोलियो मैनेज कर रहा है, आपका रिस्क काफी हाई है। अगर आपकी 3-4 बेट्स भी गलत होती हैं तो आपका रीजनेबल अमाउंट ऑफ पोर्टफोलियो एक गलत स्टॉक में इन्वेस्टेड हो जाता है। सो आई थिंक हमें सोचना चाहिए कि हम इन्वेस्ट क्यों कर रहे हैं। आपका अगर इन्वेस्ट करने का रीजन इंडिया स्मॉल कैप में पार्टिसिपेट करना है, तो इंडिया स्मॉल कैप राइट नाउ जो भी स्टॉक्स आपके टॉप 250 कंपनी के बाद आ रहा है, 251 से स्टार्ट होता है राइट आपका, Hmm. तो वो पूरा सेगमेंट ही स्मॉल कैप है। उसमें से अगर आप फोकस में काफी फोकस पोर्टफोलियो चाहते हैं, तो आप ये भी इमेजिन करिए कि अगर आपने 30 स्टॉक पोर्टफोलियो बनाया या फिर लेट्स से 20 स्टॉक पोर्टफोलियो बनाया किसी के इंडेक्स में, तो फिर आपके रिस्क कितने ज्यादा एलिवेट हो जाते हैं। साथ में आपकी लिक्विडिटी इश्यूज भी आ जाते हैं। अगर आप बहुत ही कम स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हो, तो जब आप रिडेम्पशन करोगे या डिप्लॉय करोगे तो आपकी इम्पैक्ट कॉस्ट काफी बढ़ जाती Okay. है, एंड उससे दोनों साइड पे इश्यूज होते हैं। सो आई थिंक एक फाइन बैलेंस है ओवर डाइवर्सिफिकेशन का वर्सेस फोकस का, एंड हमें समझना चाहिए। फॉर एग्जांपल यूएस में लार्ज कैप आर 500 स्टॉक्स, Yeah. भी लोग नैस्डैक में इन्वेस्ट करते हैं तो वहां पे तो 100 स्टॉक का एक्सपोजर ले रहे हैं। सो मार्केट और सेगमेंट पे भी काफी निर्भर करता है। आई डोंट थिंक स्मॉल कैप में बड़ा पोर्टफोलियो होना इज एन इशू, बिकॉज वहां पे आप थोड़ा रिस्क ज्यादा मैनेज हो जाता है, और एज ए मेंशन लिक्विडिटी भी ज्यादा बेहतर तरीके से मैनेज हो जाती है। So you think कि जब diversification अच्छा होता है तो liquidity is not a problem, because generally हमने देखा है small cap stocks में liquidity is a big concern for a lot Yes. of fund managers, right? Yes, So I you think, think yeah, I think yes. Probably if you have, again, you need to have a very healthy balance between focus and diversification. And diversification is important to manage, obviously, yes. liquidity concerns, especially in a small cap space. All right. Okay, sure. So now let me ask you a little bit about a passive fund. I mean, हम passive funds में क्यों invest करते हैं कि मुझे जो है in line with the index returns मिले, right? That's my intention of investing in a passive fund. अगर हम ऐसे small cap funds देखें, which are passive funds, index based small cap schemes, उन्होंने जो है अपने benchmark को match नहीं किया in 2023, and I think एक उनका performance का analysis shows कि जो tracking difference था, that was about 1.79% to about 3.46% in 2023. तो आपके ओपिनियन में क्या इन्वेस्टर्स को स्मॉल कैप फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए विच आर ट्रैकिंग एन इंडेक्स, एंड व्हाई? So, see, अभी लोग क्या देखते हैं, लोग देखते हैं निफ्टी 50 इंडेक्स फंड्स और ईटीएफ्स कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, उनका ट्रैकिंग एरर क्या है, ट्रैकिंग डिफरेंस क्या है, एंड वहाँ पे ट्रैकिंग एरर 4-5-6 बेसिस पॉइंट रहता है, जो कि काफ़ी लो है, एंड ट्रैकिंग डिफरेंस भी आपका आई थिंक बहुत ही 10.1% या 0.2% रहता है। वहाँ पे कम क्यों रहता है? बिकॉज वो सेगमेंट बहुत लिक्विड है, राइट। लिक्विडिटी का इशू निफ्टी 50 में होता ही नहीं है। लेकिन स्मॉल कैप जो सेगमेंट है, वहां पे आपको लिक्विडिटी के इश्यूज रहते हैं।
राइट। सो आपका जो आपने मेंशन किया इट वाज मोर ऑफ अ ट्रैकिंग डिफरेंस कि Yeah. अगर मुझे इंडेक्स 40% रिटर्न दे रहा है तो आपका स्मॉल कैप इंडेक्स फंड लेट से 38% रिटर्न दे रहा है, तो 2% कम क्यों दे रहा है? सो उसमें से आपका एक पोर्शन होता है टीईआर का, Yeah. कि आपका जो फंड है उसका ट्रैकिंग, उसका एक्सपेंस रेशियो कितना है। अगर लेट से 2% का डिफरेंस था और 1% आपके इंडेक्स फंड की ही कॉस्ट है, तो आपका इंडेक्स फंड टिपिकली हमेशा 1% से अंडर परफॉर्म करेगा, राइट। Correct. एंड जो दूसरा पोर्शन है वो होता है दो चीज़ों का। एक है जो ट्रेडिंग कॉस्ट होती है एक्सेट्रा, वो सब भी आपकी बिल्ड इन होती है, इम्पैक्ट करती है अगर आपका ज़्यादा चर्न हो रहा है। बिकॉज टिपिकली स्मॉल कैप पोर्टफोलियोज अगर आप देखेंगे इंडेक्स में तो काफ़ी 25 स्टॉक्स अंदर बाहर जा रहे हैं या फिर उससे ज़्यादा या उससे कम, तो वो सब भी आपको मैनेज करना पड़ता है। तो एक ट्रेडिंग की भी कॉस्ट हिट करती है रिटर्न्स में, क्योंकि हम लोग भी जब ट्रेडिंग करते हैं तो ट्रेडिंग इज नॉट फ्री ऑफ कॉस्ट, राइट। उसमें Yeah. आपका एसटीटी लगता है, आपका ब्रोकरेज लगता है, एक्सेट्रा। एंड साथ में लिक्विडिटी का कभी कभी इम्पैक्ट आता है। बिकॉज फॉर एग्जाम्पल आज मुझे जो स्टॉक खरीदना है अगर उस पर सर्किट लग गया है तो मैं स्टॉक नहीं खरीद पाऊंगा, शायद मैं कैश में छोड़ दूं। एंड अगर वो स्टॉक थोड़ा सा रन अप कर गया फ्रॉम अ सर्किट टू सर्किट, अपर सर्किट टू अपर सर्किट, तो उतना मुझे रिटर्न का फंड में नुकसान हो सकता है। सो ये थोड़े चैलेंजेस हैं स्मॉल कैप में, लेकिन आई थिंक इससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए इन्वेस्टर्स को। काफी ज्यादा उनको कंपेयर करना चाहिए कौन सा पीयर, कौन सा फंड अच्छा कर रहा है। बिकॉज सी आप एक ऐसी कैटेगरी की बात करो जहां पे ये सब चैलेंजेस है। माइक्रो कैप में चैलेंजेस बढ़ जाएंगे, सबसे कम लार्ज कैप में रहेंगे, फिर मिड कैप, फिर स्मॉल कैप, फिर माइक्रो कैप में ज्यादा चैलेंजेस रहेंगे। तो वो सब सोच करके अगर 40 के वजह आपको 38 में मिल रहा है, यू आर गेटिंग अ गुड रिटर्न। सो अनलेस अनटिल अगर आप ये चीज़ बस दिमाग में रखे रहें, पॉसिबली कम एक्सपेंस रेशियो का फंड पिक करिए अगर ऑप्शन अवेलेबल है। एंड देन टिपिकली ऑब्वियसली बी कॉन्शियस कि स्मॉल कैप में थोड़ा सा ये ट्रैकिंग डिफरेंस ज़्यादा उभर के आएगा, रीजंस जो मैंने मेंशन किए, कंपेयर टू अ लार्ज कैप जहाँ पे आपको सर्किट का इशू नहीं होता है। यू कैन ईजिली डिप्लॉय एंड रिडीम मनी, इम्पैक्ट कॉस्ट इतना नहीं होता है। अगर मैं आज में 100 करोड़ डिप्लॉय करना है, कल 100 करोड़ निकालना है, तो ये सब चीज़ें अफेक्ट करती है आपके फंड रिटर्न्स को। So just again, so as an investor, मुझे एक small cap index fund में invest करना चाहिए या एक active small cap fund में invest करना नहीं, चाहिए? What is your डेफिनेटली। take? सी मैं तो दोनों में इन्वेस्ट करता हूँ। मैं एज एन इन्वेस्टर मैं पैसिव में भी पैसे डालता हूँ, मैं एक्टिव में भी लगाता हूँ। एंड अगर आप अगर मैं एक साल पहले आपसे बात करता तो मैं बात करता है कि लार्ज कैप फंड्स कैसे अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। ऑलमोस्ट 75-80% लार्ज कैप फंड्स अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। Yeah. लेकिन आज उल्टा है। आज अराउंड 80% लार्ज कैप फंड्स ने पिछले एक साल में आउट परफॉर्म किया है, लेकिन 80% मिड कैप फंड्स ने अंडर परफॉर्म किया है, एंड काफी सारे स्मॉल कैप फंड्स ने भी अंडर परफॉर्म किया हुआ है। सो आई थिंक अगर मैं हूँगा एक इन्वेस्टर और आप मुझसे सवाल पूछती तो मैं टिपिकली बैलेंस करता, मैं एक अच्छा एक्टिव फंड चूज करता और एक अच्छा इंडेक्स फंड चूज करता। रीजन क्या है? बिकॉज जो हम लोग कई बार, आपने शायद ऑलरेडी कई गेस्ट बोल चुके होंगे कि हर फंड मैनेजर टिपिकली एक तरीके से निवेश करता है, Yes. एंड कभी वो मार्केट से अच्छा परफॉर्म करता है होपफुली, बट कभी कभी वो मार्केट को अंडर परफॉर्म करता है बिकॉज उसकी स्ट्रैटेजी हमेशा काम नहीं करेगी, राइट। अगर Right. ग्रोथ वाला है तो वैल्यू टाइम पे थोड़ा अंडर परफॉर्म करेगा, वैल्यू वाला है तो थोड़ा ग्रोथ टाइम पे अंडर परफॉर्म करेगा। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि आप यू पिक अ गुड एक्टिव फंड एंड इन्वेस्ट इन एन इंडेक्स फंड ऑल्सो, यू गेट अ मार्केट रिटर्न। एंड जब एक्टिव अच्छा परफॉर्म करेगा तो आपके पोर्टफोलियो में अच्छा इम्पैक्ट दिखाई देगा। सो या डू इन्वेस्ट इन स्मॉल कैप इंडेक्स फंड्स और स्मॉल कैप ईटीएफ्स ऑल्सो। All right. Okay. So we'll talk about another category, and you've touched up on it, which is the mid cap segment. The general understanding is कि mid cap funds जो हैं large cap से थोड़ा better returns देते हैं, right? That's a basic understanding. Because risk भी शायद थोड़ा ज़्यादा रहता है, so obviously high risk high return strategy अगर हम apply करें तो। लेकिन हमने देखा है कि थोड़े जो mid cap funds हैं उनका काफ़ी allocation large cap stocks की तरफ रहता है, and that's probably to protect the portfolios in volatile markets. तो आपके ओपिनियन में क्या रिटर्न्स कम हो जाते हैं ऐसे मिड कैप फंड्स में वर्सेस दोज जिनका एलोकेशन ज्यादा मिड कैप स्टॉक्स की तरफ रहता है? यहाँ पे अपॉर्चुनिटी की बात है। क्या पता फंड मैनेजर को दिख रहा है कि कोई एक लार्ज कैप हम्म, स्टॉक मिड कैप से बेहतर परफॉर्म करेगा। हम्म, फॉर एग्जांपल अगर आप
थोड़े साल पहले देखे हैं, 2018 में, 2020 में, एंड कुछ मैं स्टॉक्स का नाम नहीं ले सकता हूँ बिकॉज ऑफ कंप्लायंस रीजंस, बट आई थिंक पीपल अंडरस्टैंड, जस्ट लुक एट सर्टेन स्टॉक्स, हाउ सिग्निफिकेंटली दे हैव ग्रोन. सो इट इज अबाउट स्टॉक पिकिंग ऑल्सो. सो आपने राइटली से बोला कि स्टेबिलिटी और लिक्विडिटी भी एक पार्ट प्ले कर सकता है, बट ज्यादा पार्ट अपॉर्चुनिटी भी प्ले कर सकता है. राइट नाउ फॉर एग्जांपल, इफ अगर फंड मैनेजर को लगता है कि मिड कैप ओवर वैल्यूड है एंड मुझे उतना अच्छा अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रहा है, लेकिन कोई एक लार्ज कैप स्टॉक है जहां पे आई फील कि अर्निंग्स ग्रोथ ज्यादा आएगी, वो लोअर वैल्यूएशंस पे है, मुझे कोई प्राइवेट सेक्टर बैंक लोअर वैल्यूएशन पे दिख रहा है रादर देन अ पीएस मिड कैप पीएसयू बैंक, सो आई इन्वेस्ट in that particular large cap stock, because SEBI मुझे उतना room देता है. As per SEBI's guideline, I can take X amount of exposure in large cap segment, even in mid cap. So stability, liquidity, and I think most important is opportunity कि fund manager को Yeah. view कहाँ पे जाएगी, because every fund manager wants to outperform the market and wants to generate alpha. So he will वो स्टॉक्स पिक करेगा जो उसको लग रहा है कि विल जनरेट. एंड आई थिंक इस टाइम पे आप कई लोगों को पूछेंगी तो वो शायद लार्ज कैप पे ज्यादा नाम ले लें फ्रॉम एन इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू देन द मिड कैप स्टॉक्स, राइट? Yeah, I mean, I was just coming to that कि क्या large caps really protection offer करते हैं, considering हमने देखा है कि काफी large cap stocks have heavily crashed recently. Yeah. So, you know, is it really worth the risk then? नहीं, सो आई थिंक यहाँ पे डेटा काफी क्लियर बोलता है कि लार्ज कैप अगर अगर मार्केट में डीप करेक्शंस आ रहे हैं, मार्केट बियर मार्केट में जा रहा है, लार्ज कैप टेंड्स टू फॉल लेस, कम करेक्ट होते हैं लेकिन कम करेक्ट होते कम हैं, होते हैं वो ज्यादा compared इम्पोर्टेंट है. to mid हाँ, and तो small. ऐसा नहीं है कि आप कोई करेक्शन ही नहीं आएगा, आपका पोर्टफोलियो स्टेबल रहेगा एंड आप कोई वेल्थ इरोजन नहीं होगा. लेकिन अगर मार्केट्स करेक्ट हो रहे हैं, डीप करेक्शन आता है, हमने जीएफसी में देखा, हमने टेपर टैंट्रम टाइम पे देखा, हमने 2017-18 के टाइम पे जब थोड़े से इश्यूज आए थे एनबीएफसी को लेके, तो हमने कुछ सेगमेंट्स में करेक्शन देखा. तो आप देखेंगे तो लार्ज कैप कम गिरता है, रिलेटिवली मोर स्टेबल है. क्वालिटी कंपनीज होती हैं, ज्यादा Yeah. बड़े साइज की कंपनीज होती हैं, एंड देन मिड कैप एंड देन स्मॉल कैप. सो डेटा इसमें काफी कुछ, मे बी दैट इज व्हाई पीपल prefer to have obviously a bit of a large cap portion in some of the portfolio कि liquidity manage हो जाएगी, थोड़ी stability आ जाएगी. Apart from that, everyone wants to invest in companies जहाँ पे उनको दिख रहा है कि वो बेहतर perform करेंगी. So can we say confidently कि अगर हमें लग रहा है कि markets volatile होने वाली हैं, तो हमें large cap में ज़्यादा exposure लेना चाहिए as an investor? I think again इसमें एक ऐसा बोल सकते हैं, ऑब्वियसली अगर आप शॉर्ट टर्म की बात करोगे, अगर आप सिर्फ एक साल का रुझान है और आप चाहते नहीं हो कि आपके पोर्टफोलियो में ड्रॉ डाउन मतलब आपका इन्वेस्टमेंट से कितना नीचे जा रहा है पोर्टफोलियो, आपको वो प्रोटेक्शन चाहिए तो आप लार्ज कैप में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए. रिस्क प्रोफाइल पे भी काफी कुछ डिपेंड करता है. बट अगर मुझसे कोई पूछे कि सिद्धार्थ तुम मतलब 5 साल के लिए मैं पैसे लॉक इन करना चाहता हूँ या 7 साल के लिए, देन मैं लार्ज कैप में करूंगा, लेकिन मैं साथ में मिड एंड स्मॉल कैप में भी करूंगा. बिकॉज मुझे वाइल यहाँ पे वैल्यूएशंस ऑन दी हायर साइड है, बट मुझे पता है कि जब नेक्स्ट मार्केट पीक आएगी या फिर एक बुल रन में तक मैं वेट करता हूँ, तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है कि मैं थोड़ा सा डाइवर्सिफिकेशन रखूँ विद इन इक्विटी भी. देन मैं बाकी सेगमेंट्स में भी करूंगा. बट हाँ, शॉर्ट टर्म में अगर आप देख रहे हो तो लार्ज कैप मेक सेंस. All right. Okay. So that my next question is really, I think सबसे having interacted with so many investors over the years, I think सबसे बड़ा challenge ये रहता है कि हम कौन से fund में invest करें in terms of selecting the right fund for ourselves, right? We can tell investors about everything कि आप mid cap में करो, small cap में करो, build a beautiful portfolio, but how do you select the right fund? तो अगर मैं एक category specifically इसके बारे में बात करूं, which is the ELSS funds, और ELSS funds में भी ना अलग अलग तरीके की अप्रोचेस होती हैं. कुछ ELSS funds large cap heavy होते हैं, कुछ mid cap, कुछ शायद multi cap heavy होते हैं. So how do I pick the right ELSS fund for myself? See again, हर इन्वेस्टर की ज़रूरत, उसका टाइम होराइजन एंड उसकी रिस्क लेने की कैपेसिटी काफ़ी अलग होती है. अभी मैं आजकल इन्वेस्टर से बात करता हूँ और जिनको मैं लार्ज कैप फंड बोलता हूँ, नहीं वो चाहते कि मैं उनको कोई चाइनीज
फंड सजेस्ट करूं बिकॉज उनको लग रहा है कि हैंगसेंग या फिर चाइना काफी Yeah. लोअर वैल्यूएशंस पे अवेलेबल है। Yeah. मैं मना करूं तो भी उनको वही चाहिए होता है। सो हर इन्वेस्टर्स की रिक्वायरमेंट और रिस्क एपेटाइट अलग है, राइट? हमें पता ही है कि इंडिया में कितने सारे क्रिप्टो के भी निवेशक हैं। सो सो डिपेंड करता है अगेन इन्वेस्टर प्रोफाइलिंग पे। लेकिन अगर मैं एएलएसएस में टिपिकली देखूं तो अगर आप किसी फंड को एनालाइज करेंगे तो आपको उसकी फंड की स्ट्रैटेजी क्या है उस पर ध्यान रखना चाहिए। सो देर आर फंड्स विद इन ईएलएसएस जो कि लार्ज एंड मिड कैप सेंट्रिक हैं। आपका स्मॉल कैप टिपिकली ऑन द लोअर साइड है। देर आर रिसेंटली इंडेक्स फंड्स लॉन्च जो कि 50-50 लार्ज एंड मिड में इन्वेस्ट करते हैं। देन देर आर फंड्स जो कि मोस्टली लार्ज कैप में करते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर आपकी एज प्रोफाइल ज़्यादा है सो आई सजेस्ट अ फंड जो थोड़ा लार्ज कैप हैवी हो, मिड कम हो और स्मॉल कैप ऑलमोस्ट ना के बराबर हो। बट अगर आप यंग हैं and आपको इमीडिएटली फंड्स की रिक्वायरमेंट नहीं है और आप 3 साल या 5 साल भी बैठ सकते हैं ईएलएसएस में निवेश करके, तो यू कैन इन्वेस्ट इन अ फंड जो कि एक मल्टी सेगमेंट कॉल ले रहा है, लार्ज कैप में भी डाल रहा है, मिड कैप में भी डाल रहा है, स्मॉल कैप में। बट मैं अगर एवरेज देख रहा हूँ कैटेगरी का तो तकरीबन 11% इन्वेस्टमेंट ही स्मॉल कैप में है, रिमेनिंग अराउंड 18% आपका मिड कैप में है। सो मेजॉरिटी अराउंड 66-70% आपका लार्ज कैप में ही होता है। सो डिपेंडिंग ऑन आपकी रिस्क प्रोफाइल क्या है और आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन क्या है, आप उस हिसाब से पोर्टफोलियो और फंड डिसाइड कर सकते हैं। Okay. But apart from this calculation, मतलब large, mid and small, और कोई पैरामीटर देखना चाहिए? आई थिंक अगेन आजकल तो पैसिव साइड पे भी ELSS ऑप्शंस आ गए हैं, एक्टिव साइड्स पे भी हैं। देयर इज नो वन सिंगल राइट आंसर टू इट, राइट? कई लोग बट मेरे हिसाब से आपको एक ट्रैक रिकॉर्ड, किसी भी फंड हाउस का ट्रैक रिकॉर्ड एंड उसकी पिछले कई सालों में वो पोर्टफोलियो कैसे मैनेज हुआ है वो देखना चाहिए। वाइल प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड अक्सर आगे आने वाली इन्वेस्टमेंट जर्नी को रिफ्लेक्ट नहीं सही से करता है। रिफ्लेक्ट नहीं कर पाते हैं, राइट? हम लोग इन्वेस्ट करते हैं कि पिछले 1 साल 3 साल में किसने अच्छा परफॉर्म किया एंड देन एकदम डिसअपॉइंट हो जाता है बिकॉज वो रन अप तो आ चुका है, अभी आप शायद लेट हो गए हो। लेकिन इलेसिस में महत्वपूर्ण है, जैसा आपने बहुत ही राइटली पॉइंट किया कि क्योंकि मैं टैक्स सेविंग के लिए कर रहा हूँ एक्सेट्रा, तो मेरे लिए किस सेगमेंट में इन्वेस्ट कर रहा है, उसका उसका पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन अप्रोच क्या है, वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो वो थोड़ा सा समझने की जरूरत है। एंड अगर आप उसके अनुसार है, अगर आप फॉर एग्जांपल अगर कोई फंड थोड़ा मल्टी सेगमेंट अप्रोच ले रहा है तो फिर आप और आपको वो पसंद है तो आप वो पिक करिए। अगर आपको लार्ज कैप हैवी लेना है तो आप लार्ज कैप पिक करिए। Okay. Now, since we are already talking about the multi-segment approach, let's talk about flexi cap and multi-cap funds. काफ़ी फ्लेक्सी कैप फंड्स जो हैं वो अगेन लार्ज कैप की तरफ बायस रहते हैं, ये आई थिंक इज़ अ प्रीटी नोन फैक्ट। वेराज जो मल्टी कैप फंड्स होते हैं उनका स्ट्रॉन्गर एलोकेशन मिड और स्मॉल कैप की तरफ रहता है। तो आपके ओपिनियन में ये जो कैटेगरीज हैं ये कितनी इंपॉर्टेंट हैं टू बिल्ड अ बैलेंस्ड पोर्टफोलियो? सो एज एन इन्वेस्टर फ्लेक्सी कैप में करना चाहिए, मल्टी कैप में करना चाहिए, कॉम्बिनेशन में करना चाहिए? हेल्प अस अंडरस्टैंड दैट। I like multi-cap category a lot because वहाँ पे there's clearly defined that X portion आपका large cap में जाना है, X portion आपका mid cap में जाना है, X portion आपका small cap में जाना है। इनफैक्ट अगर मैं एवरेज देख रहा हूँ अराउंड 42% is large cap, 24-25% is mid cap and similar around 25-30% is small cap इस पूरी कैटेगरी में। सो अगर मुझे लग रहा है कि लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम अच्छे से ग्रो होने वाले हैं और मुझे पार्टिसिपेट करना है तीनों सेगमेंट में, तो मुझे मल्टी कैप एज अ कॉन्सेप्ट काफी काफी इंटरेस्टिंग लगता है, राइट? एक सिंगल शॉट फंड जहां पे यू आर टेकिंग अ गुड एक्सपोजर इन लार्ज, मिड एंड स्मॉल कैप स्पेस एंड साथ में यहाँ पे फंड मैनेजर को अपॉर्चुनिटी भी काफी होती है, बट ये भी रहता है कि हाँ आपको एक मिनिमम इन्वेस्टमेंट ऑफ 25% के आसपास आपको मेंटेन रखना है तीनों सेगमेंट में। फ्लेक्सी कैप आपने काफी सही बोला कि नाम से तो फ्लेक्सी कैप है वो कि लार्ज, मिड एंड स्मॉल में होता है, लेकिन हमने देखा है ज्यादातर
फंड्स आपके लार्ज कैप टिल्टेड रहते हैं. अगर मैं एवरेज देखूं अगेन इस कैटेगरी का, तो स्मॉल कैप में अराउंड 9 to 10% ही इन्वेस्टमेंट है. Okay. So flexi cap is typically for people looking at the data कि जो एक फंड मैनेजर को ऑप्शन तो देना चाहते हैं, बट दे वांट कि थोड़ा सा लार्ज एंड मिड कैप ही टिल्टेड रहे. मल्टी कैप इज फॉर पीपल हु आर ओके विथ वॉलेटिलिटी ऑफ मिड एंड स्मॉल कैप एंड चाहते हैं कि मेरा एटलीस्ट X% ऑफ पोर्टफोलियो 25% एटलीस्ट लेट्स से मिड एंड स्मॉल कैप में इन्वेस्ट ही हो रहा है. लेकिन फिर इनको ये भी जानना पड़ेगा कि जैसा ये स्ट्रक्चर्ड है, फ्लेक्सी कैप फंड जो कि लार्ज कैप टिल्टेड है टिपिकली, उसका रिस्क थोड़ा सा ऑन द लोअर साइड रहेगा, बट परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेशन ओवर द लॉन्ग रन भी मल्टी कैप के मुकाबले थोड़ा सा म्यूटेड हो सकता है. मल्टी कैप का आपका रिस्क प्रोफाइल थोड़ा सा ज्यादा रहेगा बिकॉज उसमें रीजनेबल पोर्शन ऑफ स्मॉल कैप और मिड कैप रहेगा. स्टॉक्स भी रहते हैं. सो वी कैन से कि अगर आपका रिस्क एपेटाइट थोड़ा कम है तो आप फ्लेक्सी कैप कंसिडर कर सकते हैं, थोड़ा ज़्यादा है तो मल्टी कैप वुड बी ओके. हाँ, लेकिन अगेन थोड़ी सी ये फ्लेक्सी कैप में क्योंकि ऑब्वियसली एक कैटेगरी है जहाँ पे फंड मैनेजर को अलाउड है, तो आपको वो एक देखना चाहिए कि एक फंड मैनेजर का इन्वेस्टमेंट स्टाइल क्या है. अगर आप बहुत ही ज़्यादा रिस्क एवर्स है तो बेटर है कि आप लार्ज कैप में ही रहें. देन आपके लिए फ्लेक्सी कैप आता है, देन आपके लिए मल्टी कैप आता है, देन आपके लिए मिड कैप आता है, एंड देन आपके लिए स्मॉल कैप आता है. Sure. Okay. Okay, now we're going to talk a little bit about SIPs. I think SIP is a wonderful tool for wealth creation, लेकिन मुझे ये भी लगता है कि बहुत लोग इसको effectively यूज ही नहीं करते हैं. Many people tend to time their SIPs. जो SIPs effectively इन्वेस्ट किया जाता है कि आप टाइमिंग ना करें मार्केट को, लेकिन लोगों को क्या लगता है कि अगर मार्केट्स बहुत ऊपर हैं तो वो अपने SIPs को रोक देते हैं, मार्केट नीचे आती है तो SIPs दोबारा शुरू कर देते हैं. तो आप ऐसे इन्वेस्टर्स को क्या बोलना चाहेंगे? मार्केट टाइमिंग करेक्टली तो कोई नहीं कर पाता है. इसका सबसे बड़ा उदाहरण किसी को देखना है तो सिर्फ 2023 देखे. आई थिंक 2023 के स्टार्ट में एवरीवन इंक्लूडिंग मी इंडिया को लेकर के कॉशियस था. यूएस में काफ़ी करेक्शन एक्सपेक्ट कर रहा था, स्पेशली इन आईटी सेगमेंट, एंड चाइना एक अपॉर्चुनिटी लग रही थी अगर मैं इंटरनेशनल मार्केट की बात करूं. और एकदम ही विपरीत हुआ. इंडिया ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया, यूएस टेक कंपनीज ने बेहतरीन परफॉर्म किया, एंड चाइना ने अगेन काफ़ी पुअर परफॉर्म किया. सो एसआईपी एक टूल है जहाँ पे आप चाहते हैं कि मैं टाइमिंग ना करूँ, राइट, मैं एक एवरेजिंग का फायदा लूँ. उसमें आप टाइमिंग करेंगे तो आप एसआईपी का जो इंटायर कंसेप्ट है उसी को डिफीट कर रहे हो. सो आई थिंक इररेस्पेक्टिव आपको लोगों को 18,000 पे भी मार्केट हाई लग रहा था. That's true. 20,000 पे भी हाई लग रहा था, आज 22,000 पहुंच चुका है. मैंने बहुत देखा है कि लोग हाई समझ करके इन्वेस्ट नहीं करते हैं एंड वो एक रिग्रेट फिर उनके दिमाग में आ जाता है. ये जर्नी में आप अगेन ये कॉन्वर्सेशन अगर आप देखेंगे आपके तो काफ़ी कॉन्वर्सेशन होते हैं. एक कॉन्वर्सेशन आप 16,000 पे भी कर रही होंगी, 18,000 पे भी, 20,000 पे भी और 22,000 पे भी. सो अगेन एक हम लोग एक बहुत ही गोल्डन टाइम्स में है इंडियन इकोनॉमी को लेकर के, एंड वी आर लकी टू बी इन अ जनरेशन जहाँ पे मार्केट एक मल्टी ईयर डिकेडल काफ़ी अच्छी जर्नी पे जा सकता है. ऑब्वियसली बीच में वॉलेटाइल टाइम में आएंगे, कोई भी इशू आ सकता है बीच में, रेड सी क्राइसिस आपने मेंशन किया, कोई और वॉर एरप्ट हो सकती है, वो सब रहेंगे, बट वी आर इन अ गुड प्लेस. एक अच्छी इकोनॉमी में है, एक अच्छे मार्केट में है. सो डोंट टाइम, जस्ट इन्वेस्ट एंड सिट एंड हम लोग, बिकॉज ये सवाल बहुत आते हैं तो हम लोग डेटा देखते रहते हैं. तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 2017 विच वॉज इफ यू रिमेम्बर वॉज पीक फॉर स्मॉल कैप उस टाइम पे, हाँ, अगर मैंने वहां पे इन्वेस्ट किया होता एसआईपी में और दिसंबर 2023 तक करता तो मेरा XIRR निफ्टी 50 में 17.4% होता और स्मॉल कैप 250 में 26% होता. लमसम में फर्क होता. लमसम में निफ्टी 50 वॉज जस्ट
14.2%, स्मॉल कैप इज 12.7%। अच्छा। लेकिन क्योंकि मैंने पूरी साइकिल में एसआईपी करता रहा, टाइमिंग करने की कोशिश नहीं की, तो जब स्मॉल कैप करेक्ट भी हुए तो आपने लोअर लेवल्स पे राइट। इन्वेस्टमेंट्स देखी आपकी एसआईपी की। तो लम एसआईपी 26 फॉर स्मॉल कैप परसेंट वर्सेस 17.4 फॉर निफ्टी 50, वेरी गुड फॉर बोथ। लम सम कॉन्ट्री 12.7% फॉर स्मॉल कैप एंड 14.2% फॉर निफ्टी 50। सो जस्ट हाइलाइट्स की एसआईपी कितनी पावरफुल टूल है, स्पेशली जब आपको कंसर्न्स है, मार्केट वैल्यूएशंस हायर है। सो आप करिए एंड टाइम करने की कोशिश मत करिए, बिकॉज नोबडी कैन डू द टाइमिंग परफेक्टली। या बट सिद्धार्थ, जब भी हम एसआईपीज की बात करते हैं, वी मोस्टली टॉक अबाउट डोमेस्टिक फंड्स, कि आप इंडिया रिलेटेड फंड्स में इन्वेस्ट करिए, लेकिन क्या इंटरनेशनल फंड्स में हमें एसआईपी करनी चाहिए? यू आई थिंक थिंक दैट्स अ गुड स्ट्रेटजी? सो हम लोग काफ़ी सारे इंटरनेशनल फंड्स मैनेज करते हैं। सो वी या। रन फैंग प्लस, वी रन artificial intelligence and technology, we run Hang Seng Tech, we run global electric and autonomous vehicles, and we run S&P 500 top 50। एंड हमने देखा है कि लोग इन फंड्स में भी काफ़ी एस आई पी कर रहे हैं। And इसका काफ़ी फायदा हुआ है नम्रता। जैसे मैंने बोला कि आप एक 2017 से 2023 तक मैंने स्मॉल कैप जर्नी और मार्केट की जर्नी की बात की। आपको ये यूएस में तो पिछले 2 साल में ही दिख गया है। एक हैवी करेक्शन आया था 2022 में। देवर पीपल जो एसआईपी करते रहे, उन्होंने लोअर नैफ पे यूनिट्स एक्यूमुलेट की हैं, एंड देन पिछले 1 साल में फैंग फॉर एग्जांपल इज अप बाय 90%। अभी यस। जिन्होंने टेक लो पे एग्जिट कर दिया बिकॉज दे वांट टू टाइम दी एसआईपी, दे मिस दैट बस, राइट? आप बिकॉज अगेन एज आई मेंशन 2023 के स्टार्ट में पीपल वर एक्सपेक्टिंग कि टेक उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा यूएस टेक, बट इट डिड। नैस्डैक ने, एआई ने काफी बेहतरीन परफॉर्म किया हुआ है। सो ये सब चीजें आई थिंक काफी हो चुकी हैं। काफी सारा डेटा है, ये दर्शाता है कि आपको टिपिकली टाइम नहीं करना चाहिए एसआईपीज को। इंटरनेशनल फंड्स भी एक बेहतरीन तरीका है पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करने के लिए, तो क्यों नहीं? देयर आर, बिकॉज वी फील, हम लोगों ने लॉन्च क्यों किए थे फंड, बिकॉज वी फील कि बहुत सारे ऐसे सेगमेंट्स हैं जो कि इंडियन इक्विटी मार्केट में है ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्षेत्र में कौन है, प्योर प्ले इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात करूँ, प्योर प्ले लिथियम बैटरीज बनाने की बात करूँ, क्लाउड ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग एक्सेट्रा, प्योर प्ले बड़ी कंपनियों की बात करूँ, तो कोई नहीं है। और ये सब अपॉर्चुनिटी आपको फॉरेन में मिल रही है, तो वाई नॉट टेक एक्सपोजर इन दैट पर्टिकुलर पोर्टफोलियो। सो वो भी एक अच्छा अपॉर्चुनिटी सेट है। लेकिन हाँ, पहले आप डोमेस्टिक मार्केट्स में निवेश करें, देन अगर आपका रिस्क प्रोफाइल परमिट कर रहा है, देन यू स्टार्ट ग्रेजुएटिंग टू इंटरनेशनल मार्केट्स। बट इवन व्हेन वी आर डूइंग एसआईपीज इन इंटरनेशनल फंड्स, हमारा टाइम होराइजन लॉन्ग टर्म ही होना चाहिए, आई एम गेसिंग, क्योंकि अभी तो आपने बोला कि 1-1.5 साल में अच्छी परफॉर्मेंस आ गई, लेकिन आई एम श्योर दैट्स एन अनोमली। दैट्स सो एन अनोमली, यस। जो करेक्शन हमने देखा था टेक में स्पेशली, देन उसके बाद जो हमने बहुत ही सिग्निफिकेंट अपस्विंग देखा है, ऑब्वियसली वो बार बार देखने को नहीं मिलता, एंड दैट इज व्हाई एसआईपी इज सो गुड, राइट? राइट। आपको देखने की जरूरत ही नहीं है। आप एक डिसिप्लिन बना लेते हैं इन्वेस्ट करने का, एंड जब मार्केट आपके फेवर में आता है, वो आपके डिसिप्लिन की वजह से उसका फायदा आपको होगा। सो इफ यू आर डूइंग एसआईपी, देन कीप ऑन डूइंग इट, डोंट ट्राई टू टाइम इट। Okay. So now, since you were talking about your funds and you spoke about your international funds, आप हमें ये बताइए कि as Mireya said AMC, आप stock picking कैसे करते हैं for your equity funds, and do you believe in buy and hold strategy? Yeah, I mean, what's your investment strategy for equity funds? So I look on the passive side, but again, Yes. मैं active side में mention कर देता हूँ कि we typically look at something called at growth at reasonable price. Typically मेरे एसेट की फिलॉसफी है क्वालिटी कंपनीज जिनका सस्टेनेबल बिजनेस है, उनमें इन्वेस्ट करें, एंड वी लुक एट बोथ growth companies, लेकिन obviously they should be available at a valuations which we like, and we then invest for a reasonable amount of time. And investment philosophy is benchmark aware, obviously, but हाँ, Yeah. GARP, growth at reasonable price, is the primary
investment philosophy which our active fund managers follow. But then you do believe in buy and hold investment strategy. मतलब आप Yes, invest yeah, करके you want to hold on to the stocks. Okay. yes. All right. So, Siddharth, I'm going to talk about something which is very interesting, and I think recent past में मैंने देखा है कि बहुत सारे investors इस particular पैरामीटर के बारे में बहुत बात कर रहे हैं, and I see it only in the recent past. मैं पिछले 15 साल से इस इंडस्ट्री में हूँ, लेकिन in the recent past I see this, we talk about the capture ratio, जो पहले शायद उतना फेमस नहीं था, but suddenly I see पिछले 1-1.5 साल में capture ratio बहुत फेमस हो गया, एवरीवनस टॉकिंग अबाउट इट, एंड ऑफ कोर्स कैप्चर रेशियो एक फंड की परफॉर्मेंस को असेस करता है. तो डेटा फ्रॉम द मॉर्निंग स्टार शोज कि अगर हम 10 साल का डेटा देखें तो अपसाइड एंड द डाउनसाइड कैप्चर रेशियो ऑफ स्मॉल कैप स्टैंड्स एट अराउंड 89% एंड 77% रिस्पेक्टिवली. तो क्लियरली ये जो सुपीरियर परफॉर्मेंस है ड्यूरिंग मार्केट डिक्लाइंस, इसी की वजह से मिड कैप स्मॉल कैप्स जो है आउट परफॉर्म करते हैं ओवर लॉन्गर टाइम्स. तो आपके ओपिनियन में जो मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स फंड्स होते हैं, do they stand up to the competition of active funds in this particular space over the long run? That's a good question. See, देखने में और सुनने में इंडेक्स फंड बहुत ही सिंपल निवेश करने का तरीका लगते हैं, राइट? Yeah. लेकिन अक्सर सिंप्लिसिटी इज द बेस्ट, Yeah. राइट? जैसा मैंने बोला कि हम लोग भी हमेशा जब बात करते हैं हम लोग बोलते हैं कि एक इन्वेस्टर को एक्टिव प्लस पैसिव देखना चाहिए, लार्ज कैप में भी, मिड कैप में भी, नाउ तो इवन स्मॉल कैप में भी आई फील कि वहाँ पे देख सकता है, बिकॉज एज ए पेशेंट की फंड मैनेजर की एक साइकिल आती है परफॉर्मेंस की, राइट? एंड आपको एक सेगमेंट का रिटर्न चाहिए तो आप देख सकते हो कि आप एक इंडेक्स फंड या ETF में इन्वेस्ट करें, बिकॉज सी आप मिड कैप फंड भी देखोगे, देयर विल बी फंड्स जो कि बेंचमार्क को अंडर परफॉर्म कर रहे हैं 10% से 15%, एंड दे विल आल्सो फाइंड फंड्स व्हिच आर outperforming. Same happens on the small cap side also, and ये सब डेटा अवेलेबल है. So सब बहुत ही फैंसी टर्म्स है, कैप्चर रेशियो एंड एवरीथिंग, बट अल्टीमेटली मेन मुद्दा है कि एक इन्वेस्टर अपना पोर्टफोलियो रोबस्ट कैसे बना सकता है. तो सबसे पहले निवेशक क्या चाहता है? सबसे पहले निवेशक चाहता है कि मुझे मार्केट के रिटर्न्स मिले. मैं एक साइकी की बात कर रहा हूँ कि यार मुझे स्मॉल कैप बहुत बड़ा है, स्मॉल कैप के रिटर्न्स बने, मिड कैप्स बहुत बड़ा है, मुझे मिड कैप करे, तो पहले उसे सेगमेंट चाहिए, देन उसे आउट परफॉर्मेंस चाहिए. आई थिंक जर्नी भी हम वैसे ही सेट कर सकते हैं. यू कैन गेट दी सेगमेंट रिटर्न्स फ्रॉम ETFs एंड इंडेक्स फंड, एंड जो आपकी आउट परफॉर्मेंस है, इट डिपेंड्स ऑन आपकी फंड पिकिंग स्किल्स कैसी हैं, एंड इफ यू कैन पिक दी राइट फंड्स, देन आपको वो आउट परफॉर्मेंस जर्नी उस सेगमेंट से मिल सकती है. बट मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि उस आउट परफॉर्मेंस में भी आप अंडर परफॉर्म भी कर सकते हो, राइट? एंड आई थिंक अभी लोगों के पास डेटा एक्सेस बहुत हो गया है, सो हर कोई जानता है इंडेक्स फंड्स और ETFs क्यों पॉपुलर हो रहे हैं, बिकॉज हर कोई जानता है. अगर डेटा देखें तो हर साल कोई दूसरा उभरता हुआ सितारा आ जाता है. कुछ चीज़ें, कुछ फंड्स होते हैं जो 1-2 साल अच्छा करते हैं, फिर थोड़ा डाउन पे आ जाते हैं, फिर 1-2 साल कोई और फंड अच्छा करता है. हम लोग बीच में लार्ज कैप फंड्स में देख रहे थे कंसिस्टेंसी नाम की. सो वो फॉर एग्जाम्पल देयर इज नो सिंगल फंड जिसने सारे पिछले 5 कैलेंडर ईयर में Q1 में रहा है, क्वार्टाइल 1 में रहा है. मैं नंबर 1 की भी बात नहीं कर रहा, क्वार्टाइल. एंड सेम टाइप का अगर आप रुझान देखेंगे तो आपको मिड एंड स्मॉल कैप में भी मिलेगा. सो कैप्चर रेशियोज, इंफॉर्मेशन रेशियो, सॉर्टिनो रेशियो, आई थिंक देयर आर सो मेनी रेशियोज, एंड उसके बाद बहुत डिटेल में बात कर सकते हैं. लेकिन एक सेगमेंट को आप थोड़ा सिंपल रख सकते हैं यूजिंग ETFs एंड इंडेक्स फंड्स, आपको मार्केट रिटर्न लो, एंड दूसरे सेगमेंट को आप बेस्ड ऑन योर फंड पिकिंग स्किल्स आप पिक करिए एक्टिव फंड्स इन तीनों स्पेस में, एक अच्छा पोर्टफोलियो बनाइए. Okay, wonderful. Okay, so just 1 or 2 more questions and then we are done. तो पहले आप हमें ये बताइए कि एज एन इन्वेस्टर ऐसे क्या थंब रूल्स हैं जो हमें फॉलो करने चाहिए टू बिल्ड एन इफेक्टिव पोर्टफोलियो? Yeah, I think there's one very cliched line, मतलब जो बहुत बार यूज होती है, that time in the market is more important than timing the market. So जितना टाइम आप मार्केट में हैं वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है कंपेयर टू आप कब मार्केट में आ रहे हैं, कब मार्केट से जा रहे हैं. So try, unless and until there is an emergency or you generally need funds for XYZ reasons, आप मार्केट में बने रहिए.
जैसा मैंने बोला कि हर बार लगता है मार्केट एक ऑल टाइम हाई है, बट ऐसा नहीं है, राइट? आप हर बार एक नया नया थ्रेशोल्ड क्रिएट होता है. एंड देन सेकंड इज ऑब्वियसली फोकस more on overall portfolio construction than picking the right uh, फंड. एक तरीके से आपका ज्यादा फोकस होना चाहिए कि मेरे लिए लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप एंड प्रॉब्ली इंटरनेशनल सेगमेंट मेरे ओवरऑल पोर्टफोलियो में कैसे कैसे आ रहे हैं. वो मेरी सबसे इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी होनी चाहिए. अगर मेरा रिस्क प्रोफाइल बोल रहा है कि मैं 60% लार्ज कैप में रहूँ, 20% मिड कैप में रहूँ, 10% स्मॉल कैप एंड इंटरनेशनल में रहूँ, फोकस ऑन दैट. Okay. Because at times funds will underperform, at times fund will outperform. You'll get an average because अगर आप 7-8 फंड में निवेश कर रहे हैं तो उसका उसका ओवरऑल ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम टिपिकली होपफुली इफ यू आर पिकिंग दी डिसेंट एनफ फंड्स एंड राइट फंड्स आपको मिल जाता है. बट आई थिंक पोर्टफोलियो आपका ओवरऑल कॉम्पोजिशन कैसा है फ्रॉम एन एलोकेशन पॉइंट ऑफ व्यू, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. बिकॉज हमने जैसे मैंने मेंशन किया कि हम लोग देखते हैं कि इन्वेस्टर बहुत ज़्यादा अगर ट्वीक करने की कोशिश करता है, एकदम ही स्मॉल कैप और मिड कैप में ही डाल रहा है, तो उसका वो डाउनफॉल एक रिस्क है. या सिर्फ लार्ज कैप में डाल रहा है तो उसको वो मिड एंड स्मॉल कैप का अपस्विंग नहीं मिल रहा है, इंटरनेशनल का डाइवर्सिफिकेशन नहीं मिल रहा है. तो आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट है कि अपना पोर्टफोलियो कैसे बनाते हैं. ओवरऑल आपका जो एक्सपोजर है टुवर्ड्स लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, इंटरनेशनल, वो राइट है कि नहीं है, आपको मेन फोकस वहां पे करना चाहिए. तो दो चीज़ आई थिंक मेरे हिसाब से सबसे इम्पोर्टेंट है. Okay. So just ये भी बताइए, I'm sure you've been investing for many years now. तो ऐसी दो गलतियां बताइए जो सबसे बड़ी गलतियां that you have made as an investor. I Like timed the only two. market. Two of your biggest mistakes. I timed the market. You did? Okay. I did. Yeah. So that was the worst mistake, which जो कि मैंने एक इंटरनेशनल फंड के लिए किया था. Okay. Uh, uh, and then I think that is one thing which tells me that probably looking, because see एक human psychology होती है that chase the winners and obviously Yeah. जो perform, but I think सी आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट जानना है कि आप एक क्वालिटी वाले क्षेत्र में या क्वालिटी वाले पोर्टफोलियो में इन्वेस्टेड है. इफ यू थिंक कि एक आपका पोर्टफोलियो क्वालिटी कंपनी से बना हुआ है एंड जो भी आपका करेक्शन आया है या फिर डाउनफॉल आया है वो एक टेम्पररी है, राइट? इट्स नॉट अ स्ट्रक्चरल इशू जो कि इकोनॉमी में हो गया है या फिर उन कंपनीज में या पोर्टफोलियो में हो गया है. तब तक आपको एक थोड़ा सा स्टेबल रहना पड़ेगा in terms of to have that journey and to remain invested for as long as possible. हाँ, cutting losses is also important. I'm not saying कि अगर एक गलती से एक गलत स्टॉक में या गलत फंड में इन्वेस्ट कर दिया है and that is just bleeding, तो आप उसमें बने रहें. You should know, but you should also know कि क्वालिटी पोर्टफोलियो है, कोई स्ट्रक्चरल इशू नहीं है, आप you have faith, so don't jump to the conclusion and try to ride some of the volatility. So is that the only mistake you've made, Siddharth? I am a fund manager, so SEBI does not allow me to make many mistakes. I'm not allowed to invest in stocks, FNOs. I can only make mistakes with mutual fund. I think एक काफी हो गया. Okay. Last question. हमारे viewers के लिए कोई book recommendations, podcast recommendations, I mean, anything that you listen to or you read which you think will help our investors? आई थिंक बेंजामिन ग्राम, आई थिंक आपने सवाल बहुतों से पूछा होगा, तो फिर उनकी बुक से स्टार्ट करना चाहिए, इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, सिक्योरिटी एनालिसिस. आई थिंक दैट इज आई थिंक probably the purest and best take on investing. So people should start with that. Rest, I think a lot of people will learn from experience. Read the data as much as possible. Don't take very impulsive decisions. And stay in the market as long as you can. Sure. Wonderful. Thank you so much, Siddharth. It was very nice having a conversation with you, as always. And, I do hope कि हमें बहुत सारे viewers, have liked your conversation. So thank you so much for your time again. Thank you. Thank you so much, Namrata.
Wow, what a wonderful conversation with Mr. Siddharth. I'm sure आप सबको ये एपिसोड बहुत अच्छा लगा होगा and I'm sure you guys are waiting for the next one. तो जल्दी से जो भी हमने पॉइंट्स डिस्कस किए मैं आपके लिए समराइज कर देती हूँ. तो सबसे पहले हमने ये डिस्कस किया कि जो स्मॉल कैप सेगमेंट है क्या वो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स की वजह से और आगे बढ़ता रहेगा. तो मिस्टर सिद्धार्थ सेज कि इन द रीसेंट टाइम्स अगर देखा जाए तो स्मॉल कैप और मिड कैप सेगमेंट ने काफी अच्छा किया है बिकॉज ऑफ डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स. अभी भले इन सेगमेंट्स में जो है वैल्यूएशन थोड़ी ज्यादा है लेकिन इनमें ग्रोथ पोटेंशियल भी काफी है. तो अगर आपको स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करना है तो आपका कम से कम 5 से 7 साल का टाइम होराइजन होना चाहिए टू गेट बेनिफिट्स फ्रॉम दिस सेगमेंट. अगर आपने सिर्फ 2 या 3 साल का टाइम होराइजन रखा तो आपको लॉसेस भी हो सकते हैं. फिर हमने मिस्टर सिद्धार्थ के साथ ऐसे स्मॉल कैप फंड्स के बारे में डिस्कस किया जिनमें बहुत सारे स्टॉक्स होते हैं. एंड मिस्टर सिद्धार्थ सेज कि अगर एक स्मॉल कैप फंड में बहुत कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो है तो उसका रिस्क जो है बहुत ज्यादा हो जाता है क्योंकि अगर 1 या 2 स्टॉक्स ने भी परफॉर्म नहीं किया तो वो पूरे पोर्टफोलियो की परफॉर्मेंस को इम्पैक्ट कर सकता है. तो ही सेज कि एक बैलेंस होना बहुत जरूरी है, ना तो पोर्टफोलियो बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड हो ना ओवर डाइवर्सिफाइड हो. ही ऑल्सो सेज कि स्मॉल कैप फंड्स में डाइवर्सिफिकेशन अच्छा होता है क्योंकि इससे लिक्विडिटी रिस्क कम होता है कंसिडरिंग कि स्मॉल कैप स्पेस में लिक्विडिटी कम है. फिर हमने मिस्टर सिद्धार्थ के साथ ऐसे मिड कैप फंड्स के बारे में डिस्कस किया जो बहुत ज्यादा एलोकेशन लार्ज कैप स्टॉक्स को देते हैं. एंड मिस्टर सिद्धार्थ सेज कि कुछ मिड कैप फंड्स जो हैं वो ऐसे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग लार्ज कैप स्टॉक्स को पिच करते हैं एट लोअर वैल्यूएशन. ही आल्सो सेज कि जो लार्ज कैप स्टॉक्स होते हैं वो कम करेक्ट होते हैं at the time of market slowdown. तो जो लार्ज कैप फंड्स होते हैं वो हमारे पोर्टफोलियो को प्रोटेक्शन देते हैं और जो मिड कैप और स्मॉल कैप फंड्स होते हैं वो हमारे पोर्टफोलियो की ओवरऑल रिटर्न्स को एनहांस करते हैं एंड दे प्रोवाइड ग्रोथ टू आवर पोर्टफोलियो. फिर हमने थोड़ा ELSS फंड्स के बारे में डिस्कस किया है. मिस्टर सिद्धार्थ सेज कि इन्वेस्टर्स को जो है ऐसे ELSS फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए which are well diversified across all market segments. एक ELSS फंड में इन्वेस्ट करने से पहले उसका ट्रैक रिकॉर्ड देखना जरूरी है और एक फंड का पोर्टफोलियो कैसे मैनेज किया गया है वो भी देखना जरूरी है. फिर हमने ये डिस्कस किया कि ऐसे बहुत सारे इन्वेस्टर्स होते हैं जो अपनी SIPs को टाइम करते हैं. तो मिस्टर सिद्धार्थ सेज कि स्टॉक मार्केट को टाइम करना बहुत मुश्किल है. फॉर इंस्टेंस नो वन कुड हैव प्रेडिक्टेड द US फाइनेंशियल क्राइसिस इन 2008. तो ही सेज कि आप अपनी SIPs में इन्वेस्ट करना कंटिन्यू करिए फॉर द लॉन्ग टर्म और SIPs में कंटिन्यू स्पेशली तब करिए जब मार्केट्स एट कम लेवल पे होती हैं because that's the time जब आप wealth creation truly कर पाएंगे over the long term. फिर हमने मिस्टर सिद्धार्थ से पूछा कि क्या इंटरनेशनल फंड्स में हम SIPs कर सकते हैं. तो मिस्टर सिद्धार्थ सेज कि इंटरनेशनल फंड्स में SIP करना एक अच्छी अप्रोच होती है लेकिन जब आप SIPs करते हैं तो आपको लंबे समय तक इन्वेस्टेड रहना चाहिए. ही सेज कि काफी US कंपनीज का एक्सपोजर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में होता है which provide a good investment opportunity for domestic investors. फिर हमने मिस्टर सिद्धार्थ से ये भी डिस्कस किया कि जो मेरे एसेट AMC के इक्विटी फंड्स हैं उनमें स्टॉक्स कैसे सिलेक्ट किए जाते हैं. तो मिस्टर सिद्धार्थ सेज कि एट मेरे एसेट AMC दे बिलीव इन ग्रोथ एट रीजनेबल प्राइस और जब वो अच्छे स्टॉक्स को आइडेंटिफाई कर लेते हैं फिर उनको लंबे समय तक होल्ड करके रखते हैं विद द बाय एंड होल्ड इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी. अंत में हमने मिस्टर सिद्धार्थ से उनकी कुछ लर्निंग्स के बारे में पूछा फ्रॉम द इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स. एंड मिस्टर सिद्धार्थ सेज कि सबसे पहले इक्विटी मार्केट्स को टाइम नहीं करना चाहिए और अपनी इक्विटी इन्वेस्टमेंट से एग्जिट तभी करना चाहिए जब आपको पैसे की जरूरत है इन केस ऑफ अ फाइनेंशियल इमरजेंसी. ही सेज कि आपके पोर्टफोलियो में आप लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप और इंटरनेशनल फंड्स में एक्सपोजर ले सकते हैं डिपेंडिंग ऑन योर रिस्क एपेटाइट एंड यू शुड बिल्ड अ क्वालिटी पोर्टफोलियो. ही आल्सो सेज कि हमेशा ये याद रखिए कि कोई भी मार्केट करेक्शन टेम्पररी होता है and markets will recover over time. तो इसीलिए आपको लंबे समय तक इन्वेस्टेड रहना चाहिए. So that was about it in this particular episode. Thank you so much for watching. I do hope you like this video. Please do like it, share it with everyone, and please subscribe to the Grow Mutual Fund channel. And I'll see you next week. म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिम के अधीन है. योजना संबंधी सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.